जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे धीर सिंह धाबा की शिक्षा मन ज्ञान की बुक, और धीर सिंह धाबा की शिक्षा मन ज्ञान की इस बुक में हम 5 चैप्टर कवर कर चुके थे और आज के सेशन में हम रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर 4 को फटाफट से सिर्फ रीड करेंगे। इससे पहले वाले सेशन में हमने चीज़ों को याद करा था और आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे, मतलब हल्का हल्का इनको सिर्फ रीड करेंगे। ओके, तो फटाफट से देख लेते हैं अभिप्रेरणा चैप्टर में क्या गिवन है। इसमें बताया गया अभिप्रेरणा के बारे में। तो जीवन की सफलता का आधार होता है और अधिगम का प्रमुख कारक अनिवार्य स्थिति मानी जाती है। सुनहरी सड़क कहते हैं इसको, अधिगम का हृदय कहते हैं। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटर में मोर से हुई, जिसका मतलब होता है गति करना। अभिप्रेरणा की परिभाषा लोवेल क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा एक मनोविज्ञान की आंतरिक प्रक्रिया है जो आवश्यकता से उत्पन्न होती है और ऐसी क्रिया की ओर ले जाती है और जो आवश्यकता को संतुष्ट कर दे। ब्लेयर क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियों से वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर ले जाती है। वहीं क्रोनिकल क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा का संबंध सीखने में रुचि उत्पन्न करने से होता है। इसी रूप में वो सीखने का आधार भी होती है। इसके लिए क्या कहते हैं कि स्कूल अधिगम में अभिप्रेरणा में वांछनीय व्यवहार को उत्तेजित करना, स्थायित्व रखना, जारी रखना, नियमित करना व निर्देशित करना शामिल होता है। गिलफोर्ड क्या कहते हैं कि प्रेरणा भी विशेष कारक या दशा है। प्रेरणा क्या है? प्रेरणा भी एक विशेष कारक या दशा है। देखो विदिन 20 मिनट्स हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं। तो नियमित करना, निर्देशित करना शामिल है। गिलफोर्ड क्या कहते हैं कि प्रेरणा भी विशेष कारक या दशा होती है जो किसी क्रिया को आरंभ करने या बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। यानी मोटिवेशन क्या होता है? किसी काम को बनाए रखने के लिए, किसी काम को जारी रखने के लिए जरूरी होता है। एटकिंसन क्या कहते हैं? हाँ, तो एटकिंसन क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा शब्द से अभिप्राय भावना का क्रिया के लिए उत्तेजित होकर प्रभाव उत्पन्न करना। गुड के अनुसार किसी क्रिया को आरंभ करने, जारी करने तथा नियमित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। प्रगतिकुल के अनुसार अभिप्रेरणा व शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दिशा है जो किसी कार्य को करने के लिए अभिव्यक्त है। जैसे तक एक्सपर्ट के अनुसार अभिप्रेरणा हमारी क्रिया का जवाब देती है। वहीं विरोध के अनुसार अभिप्रेरणा वह तात्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करती है ना। और जॉनसन के अनुसार अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाओं का प्रभाव होती है जो मानव व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाती है। अभिप्रेरणा की प्रकृति कैसी होती है? अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, शारीरिक और आंतरिक होती है। ठोस रूप से इसको देखा नहीं जा सकता। आवश्यकता है प्रेरक से उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया और आंतरिक क्रिया जो निश्चित लक्ष्य को ले जाती है। अभिप्रेरणा उत्सुकता या फिर हमें तत्परता पैदा कर देती है, तत्परता वाली ध्यान केंद्रित कर देती है। उद्देश्य प्राप्ति तक चलने वाली निरंतर प्रक्रिया होती है। प्रत्येक व्यक्ति में गति अलग अलग हो सकती है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार पर आधारित होती है। और अभिप्रेरणा साधन क्या होती है? साधन होती है अभिप्रेरणा भावनात्मक क्रिया। अभिप्रेरणा में व्यक्ति चयनात्मक क्रिया करता है जो लक्ष्य की ओर ले जाती है। अभिप्रेरणा एक क्रमिक क्रिया है। और अभिप्रेरणा के प्रकार क्या होगा? आंतरिक अभिप्रेरणा, जैसे प्राकृतिक के जन्म जाते हैं, की अभिप्रेरणा भी कहते हैं इसको। किसी क्रिया या कार्य को स्वयं की इच्छा से करते हैं जिसको करने से हमें सुख, संतोष, आनंद की प्राप्ति होती है, वो आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। और यह व्यक्ति के जन्म के साथ ही आती है और इसकी पूर्ति अनिवार्य तथा आवश्यक है। और गुरुदेव ने मूल प्रवृत्तियों को अंश की अभिप्रेरणा का, जैसे कि भूखे, प्यासे, नींद, मलमूत्र त्याग, मात्र बचाव, प्रेम, सम्मान, श्रद्धा, आराम, अनुकरण, खेल और स्वतंत्रता की सफलता, स्वतंत्रता की इच्छा है, नेतृत्व, ये सब क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है? द्वितीय बाह्य नकारात्मक अभिप्रेरणा। जब किसी कार्य या किसी क्रिया को हम बाहरी व्यक्ति के दबाव में आकर करते हैं, जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, परिणाम की जानकारी, देश सामाजिक लक्ष्य है, उद्देश्य, मूल्यांकन, अध्यापक छात्र संबंध। अब अभिप्रेरणा के तत्व कौन कौन से थे? आवश्यकता, शरीर में किसी चीज की कमी आती है, आवश्यकता की अवस्था ही आवश्यकता कहलाती है। और आवश्यकता के 2 वर्ग हो सकते हैं, एक तो शारीरिक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता। क्या क्या हो सकता है? पानी, काम, भोजन, नींद, मलमूत्र त्याग। सामाजिक आवश्यकता में सुरक्षा, आत्मविश्वास, उपलब्धि, स्नेह, आत्मसम्मान, आत्म पहचान, साथी बनाना, स्वतंत्र होना, आत्मनिर्भर बनने की इच्छा, ये सब क्या सामाजिक आवश्यकता है। चक्रीय आवश्यकता भोजन, पानी, काम होता है। सबसे कम जरूरी आवश्यकता काम है। आवश्यकता बदलने को सिद्धांत किसने दिया? मिस्टर 1954 में दिया था और इसमें 5 आवश्यकता बताई। कौन कौन सी? श्रेष्ठ में आत्मसिद्धि होती है जो प्रथम व क्रम में प्रथम शारीरिक आवश्यकता आती है। अच्छा, पहले क्रम में शारीरिक आवश्यकता आती है। और आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत कुछ इस तरीके से। सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता जैसे जल है, पानी, इसको फिजिकल नीड कहते हैं। पर सुरक्षा की आवश्यकता जीवन बीमा, शेयर, निवेश, इसको सेफ्टी कहते हैं। और सामाजिक आवश्यकता प्रेम, स्नेह, इसको कुछ एस्टीम नीड कहते हैं। और आत्मसिद्धि की आवश्यकता सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की है ना, वह व्यक्ति जो बन सकता है, बनना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या बताया गया? विशेष में क्या बताया गया? मेस्लो ने कुछ 1959 में आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में 3 नए तत्वों को शामिल किया था। तो पहला है उत्तेजना आवश्यकता, इसमें अन्वेषण, कार्य, यौन संबंधी, उद्यमता व जांच पड़ताल को शामिल किया गया। उत्तेजना में ये शारीरिक आवश्यकता के बाद वो सामाजिक आवश्यकता से पहले आता है। सबसे पहले आवश्यकता उससे ऊपर आता है। एकीकरणीय समग्र आवश्यकता किसको कहते हैं? यह प्रतिष्ठा, सम्मान या आवश्यकता की पूर्ति के बाद तथा आत्मसिद्धि आवश्यकता से पूर्व आती है। इसमें व्यक्ति यह सोचता है कि उसकी एकीकृत सुसंगत छवि बने जिससे सभी से मनमुटाव समाप्त हो जाए, निष्पक्ष और अच्छे व्यवहार की स्थिति आ जाए। आध्यात्मिक आवश्यकता क्या होती है? यह आत्मसिद्धि के बाद आती है। यह व्यक्ति को वृद्धि लक्ष्य को ले जाती है। और इस अभिप्रेरणा को मिस्टर ने बी मोटिवेशन का सत्य, न्याय है, सौंदर्य, कला, परमार्थ से जुड़ी बातें इसमें आती है। यह इस आवश्यकता की पूर्ति आत्मसिद्धि, मतलब यह या फिर इस आवश्यकता की जो पूर्ति हो आत्मसिद्धि के बाद ना हो तो व्यक्ति मिस्टर के अनुसार आध्यात्मिक व्याधियों से ग्रस्त हो जाता है। इसमें अवसाद है, विलगाव है, अरुचि है, निराशा, संसार
कुछ होता है या नहीं, ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं। चालक इसको कहते हैं प्रणोदय अंतर्गत को कहते हैं। चालक शरीर की आंतरिक क्रिया या दशा होती है जो विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए उनको मोटिवेट करती है, जैसे भूख या प्यास है। शेफर क्या कहते हैं, चालक एक सुदृढ़ अचल उत्तेजक होता है जो मानव या प्राणी को क्रियाशील बनाता है। उद्दीपन या प्रोत्साहन, जिस तत्व द्वारा चालक की संतुष्टि होती है उसे उद्दीपन या प्रोत्साहन कहते हैं। या फिर प्रोत्साहन या उद्दीपन दो तरीके हो सकते हैं। सकारात्मक, जिसको प्रशंसा पुरस्कार भी कह सकते हैं, प्रशंसा पुरस्कार जिसमें शामिल होते हैं। नकारात्मक, जिसमें दुख या दंड इत्यादि शामिल होते हैं, जैसे भूख है। भूख चालक के लिए भोजन उद्दीपन या प्रोत्साहन हो सकता है। बोरिंग क्या कहते हैं, स्थिति, ऐसी स्थिति है क्रिया जो व्यवहार को उद्दीप्त करने में कायम रखे, उद्दीपन करती है या फिर कायम रखती है, उसी को उद्दीपन करती है, कायम रखती है व निर्देशित करती है। आवश्यकता चालक वो उद्दीपन का संबंध क्या होता है, आवश्यकता है चालक है, प्राणी में आंतरिक तनाव आता है, फिर प्रोत्साहन और लक्ष्य प्राप्ति संतुष्ट हो जाती है। हिलगार्ड क्या कहते हैं, हिलगार्ड के अनुसार आवश्यकता से चालक की उत्पत्ति होती है और चालकों की प्रोत्साहन द्वारा संतुष्टि होती है। ठीक है, ये बताते हैं हिलगार्ड। और आवश्यकता कुछ अभिप्रेरणा चक्र क्या है, सबसे पहले आवश्यकता है, फिर चालक है, फिर अभिप्रेरित व्यवहार आ जाता है और फिर प्रोत्साहन और लक्ष्य प्राप्ति आ जाती है। आवश्यकता चालक और प्रोत्साहन है ना, आवश्यकता है चालक और प्रोत्साहन और इसके इर्द गिर्द क्या आता है, अभिप्रेरित व्यवहार, यानी आप काम करने के लिए मोटिवेट करोगे, बाद में लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगी, थप्पड़ जाएगी। नोट, डेसी ने संज्ञान को इसमें शामिल किया है। प्रेरक क्या है, M बराबर NDI यानी प्रतिपादक गुडवर्ड, ये एक व्यापक शब्द जिसमें आवश्यकता है, चालक के तनाव, प्रोत्साहन सभी आते हैं। जो भी सारे तत्व है ना ये प्रेरक में शामिल हो जाते हैं। अब परिणाम में मैकडूगल क्या कहते हैं, प्रेरक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। शेफर क्या कहते हैं कि प्रेरक एक ऐसी प्रवृत्ति है जो चालक द्वारा उत्पन्न होती है और समाज द्वारा समाप्त होती है। वुडवर्ड के अनुसार प्रेरक व्यक्ति की वह दशा है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। गेट्स कहते हैं कि प्रेरक प्राणी के भीतर की वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशा है जो निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। मन कहते हैं कि प्रेरक आंतरिक उत्तेजक अथवा सुधारक है। मेस्लो के अनुसार प्रेरक का वर्गीकरण फटाफट से देख लेते हैं अब कि मेस्लो के अनुसार प्रेरक का वर्गीकरण क्या है। देखो, जन्म जाते भूख, केनन व वाशबर्ण, आमाशय में मांसपेशियों में संकुचन और शरीर में चीनी की मात्रा, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, फरार से करेंगे। चीनी की मात्रा कम होने पर उत्पन्न होता है भूख। अभिप्रेरक शारीरिक आधार कुछ लेटरल हाइपोथैलेमस व मेट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस है और यदि LH को बिजली का झटका लगाया जाए तो भूख जागृत हो जाती है तथा कुछ VMH को उत्तेजित करने पर भूख बंद हो जाती है। और भोजन में इंसुलिन व ग्लूकोज भूख को प्रभावित करते हैं और कुछ कोलेसिस्टोकिनन व लेप्टिन हार्मोन भूख में कमी करते हैं। वहीं ये कुछ क्या रहे अपने यूरोपेप्टाइड वाई भूख को बढ़ाता है। और प्यास में बता रखा कि डबल डिप्लेशन सिद्धांत, प्यास का सिद्धांत जिसके अनुसार प्यास कुछ दो शारीरिक क्रियाओं को परिणाम है। पहला है कुछ एब्स्टिन यानी पानी की कमी हो जाना और रक्त की मात्रा में कमी हो जाना। काम यानी सेक्स सबसे कम आवश्यक प्रेरक है, इसका अध्ययन फ्राइड ने किया था और हाइपोथैलेमस यौन अभिप्रेरक में भूमिका निभाता है। नींद प्रेरक दो प्रकार का हो सकता है, एक तो तीव्र आंख गतिक नींद जिसको स्वप्निल नींद भी कहते हैं, कुछ एस्रिन स्काई तथा लिक्टमैन। और अतीव्र आंख गतिक नींद ये क्या है, देखो ये नाम दिए हुए हैं, शायद टेक्निकल नाम होंगे, बायोलॉजिकल नाम होंगे। संवेदना नहीं, श्वसन, हृदय गति, रक्तचाप कम हो जाता है। नींद का थैलेमस व रेटिकुलर फॉर्मेशन नियंत्रण का केंद्र है। और मलमूत्र त्याग प्रेरक, नोट, सिगमंड फ्राइड ने मलमूत्र त्याग प्रेरक को व्यक्ति के आचरण निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण माना। अर्जित प्रेरक, उपलब्धि प्रेरक होता है अर्जित प्रेरक, और भी बहुत सारे प्रेरक होते हैं अर्जित प्रेरक में, जैसे कि संबंध प्रेरक है, अनुमोदन प्रेरक है, शक्ति प्रेरक है, आक्रमणशील प्रेरक, ये सब अर्जित होते हैं। प्रतिपादक इसके मैकिनलैंड व एटकिंसन है। और चुनौतीपूर्ण कठिन कार्यों में संतोषजनक निपुणता प्राप्त करने की आशा उपलब्धि अभिप्रेरक है। इसकी विशेषता है कि यह प्रेरक श्रेष्ठता की खोज पर बल देता है। यह व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति को ले जाता है। प्रत्येक उस कार्य में जिसमें सफलता की संभावना अधिक हो कार्य करता है। इस पर स्वतंत्र वातावरण या परिवेश का प्रभाव पड़ता है। उच्च उपलब्धि प्रेरक बालक या व्यक्ति की क्या विशेषता होती है, देखो, जो जिसमें उच्च उपलब्धि होती है, आकांक्षा का स्तर उच्चतम होता है, जोखिम उठाने का स्तर होता है और सफलता के लिए अधिक चिंतित होता है, साधन कठिनाई वाले कार्य करता है और कार्य में अधिक निरंतरता पाई जाती है और अधिक प्रभावशीलता दर्शाता है, दूसरों से आगे निकलने में श्रेष्ठता की इच्छा रखता है, सफलता पर अधिक प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए निरंतर सुधार करते हैं। और रिली लेविस क्या कहती है, किसी चीज को अपने से करने, उसे अच्छे ढंग से करने व उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को उपलब्धि अभिप्रेरणा कहते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, घर का वातावरण जैसे माता पिता का व्यवहार, निर्देशन, स्वतंत्रता, और विद्यालय का वातावरण जैसे शिक्षक का प्रभाव, समूह, पाठ्यक्रम क्रियाएं, ये सब प्रभावित करती है। समाज में रूढ़ियां है, परंपराएं, शिक्षा, साहित्य, भाग्यवादी सोच, ये सब प्रभावित करते हैं। उपलब्धि प्रेरक के विकास में शिक्षक क्या रोल निभा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन देख लेते। प्रभावी वातावरण उपलब्ध करवाना, उच्च उपलब्धि और महापुरुषों की गाथा बताना, उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य सौंपना, प्रतिबद्धता का विकास करना, अनुशासन व आत्ममूल्यांकन की योग्यता का विकास करना और कुछ अभिप्रेरणा का विकास। उपलब्धि अभिप्रेरणा की परीक्षण कौन कौन से, दो परीक्षण है। एक तो है TAT यानी कुछ थेमेटिक अप्रोसिएशन टेस्ट यानी प्रासंगिक अंतर्गत परीक्षण। CIE यानी उपलब्धि परीक्षण डॉक्टर NK दत्त व KG रस्तोगी ने बनाया था। और संबंध प्रेरक में कारपेंटर और कुछ स्केक्टर ने अध्ययन किया था और यह 13 से 15 साल की आयु स्पष्ट व कुछ विशिष्ट हो जाता है। और कारपेंटर ने प्रारंभिक जीवन के अनुभवों को तथा स्केक्टर ने प्रथम जन्म क्रम के बालक में इसको ज्यादा बताया। अनुमोदन प्रेरक क्या होता है, क्राउनी व मार्लो ने इसका अध्ययन किया होता है। प्रत्येक व्यक्ति में प्रशंसा पुरस्कार प्राप्त करने की स्वाभाविक इच्छा होती है। शक्ति प्रेरक क्या होता है, स्तर प्रेरक क्या होता है, प्रभाव व नियंत्रण स्थापित करने का भाव।
और शक्ति या सत्ता प्रेरक कुछ क्रिस्टी व लीस ने इस प्रेरक को मिकाई भेलेयनिज्म कहा है। और एडलर प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने बताया कि सत्ता अभिप्रेरक मानव के अन्य व्यवहारों का आधार होता है। बस थोड़ा और पढ़ लेते हैं, ठीक है। और आधार होता है, नोट में कहा गया मेस्लो के अनुसार व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक कौन से रुचि, आदत, आकांक्षा है और मध्य विषय चिंता है अर्जित प्रेरक। ये मेस्लो का मॉडल पहले भी आ चुका है। थॉमसन के अनुसार प्रेरक का वर्गीकरण कौन सा, स्वाभाविक, कृत्रिम, दो ही है ना। खेल, सुझाव, अनुकरण, सहानुभूति, प्रेम स्नेह, ये सब स्वाभाविक होते हैं। खेल भी हो सकता है, अनुकरण, सुझाव भी हो सकता है। कृत्रिम में प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, ये अपन जानते हैं। और गैरेट के अनुसार प्रेरक का वर्गीकरण जैविक होता है, मनोवैज्ञानिक होता है, सामाजिक होता है। जैविक में क्या कहता है, भूख, प्यास, काम, नींद, मलमूत्र त्यागी सब जन्मजात होते हैं। मनोवैज्ञानिक में सुख, दुख, प्रेम, भय, क्रोध, ये सब आ जाते हैं। तीसरे में सामाजिक प्रेरक में आत्मगौरव, आत्म प्रतिष्ठा, सामूहिकता, संग्रह की प्रवृत्ति, रचनात्मकता, जिज्ञासा और ये सब आते हैं। और अभिप्रेरणा के सिद्धांत कौन कौन से, देखो मनुष्य सिद्धांत फ्राइड ने दिया था। इसके अनुसार अचेतन मन व्यवहार के मानव के व्यवहार का प्रमुख चालक होता है। अचेतन मन की दमन की हुई इच्छाओं का पुंज होता है। अचेतन मन हमारी दबाई हुई इच्छाओं का पुंज होता है, गठर होता है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, ये विलियम मैकडूगल ने दिया। मूल प्रवृत्ति मानव व्यवहार को चलाती है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। व्यवहार मनुष्य का व्यवहार शरीर के द्वारा उद्दीपन के फलस्वरूप होने वाली प्रतिक्रिया। और कुछ व्यवहार के अधिगम का सिद्धांत या चालक न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया, हल ने दिया। इसके अनुसार व्यक्ति का व्यवहार आवश्यकता की संतुष्टि पर निर्भर करता है। आत्मसिद्धि का सिद्धांत किसने दिया, मेस्लो ने, पहले देख लिया हमने। आत्मगत अनुभूति पर क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया, कूट लेविन। व्यक्ति का व्यवहार उन घटक द्वारा प्रभावित होता है जो उसके वातावरण के मध्य कार्य करते हैं। प्रतिपादक कूट लेविन। इसके लेविन ने स्थान विज्ञान की सहायता से इसकी व्याख्या की। इसे वेक्टरकर्षण शक्ति सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे धीर सिंह धाबई की शिक्षा मनोविज्ञान की बुक। और धीर सिंह धाबई की शिक्षा मनोविज्ञान की इस बुक में आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जो कि अभिप्रेरणा के नाम से गिवन है इसमें। और जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले वाले सेशन में हम इन चैप्टर्स को अच्छे से याद कर चुके हैं, तो आज के इस सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ अभिप्रेरणा चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। ओके, अभिप्रेरणा चैप्टर पढ़ेंगे, साथ के साथ हम अधिगम कुछ विकास चैप्टर को भी पढ़ेंगे। दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिविजन लेंगे इस वाले सेशन में, क्योंकि इससे पहले वाले सेशन में हम अभिप्रेरणा और विकास के चैप्टर, इन दोनों ही चैप्टर को अच्छे से कवर कर चुके हैं। ओके, तो शुरू करते हैं अभिप्रेरणा चैप्टर से। तो अभिप्रेरणा चैप्टर में क्या क्या जानकारी की मैंने, अभिप्रेरणा चैप्टर कुछ हमारा यहाँ से शुरू होता है, पेज नंबर कुछ, ये हमारा विकास चैप्टर है ना, तो ये हमारा विकास चैप्टर है। और अभी हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा। तो फिलहाल के लिए हम अभिप्रेरणा चैप्टर से शुरू करेंगे और उसके बाद हम विकास चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभिप्रेरणा में क्या क्या गिवन है, अभिप्रेरणा में बताया गया जीवन की सफलता का आधार होती है। अधिगम का प्रमुख कारक अनिवार्य स्थिति सुनहरी सड़क, और सुनहरी सड़क वगैरह हो जाती है। अधिगम का हृदय वगैरह हो जाता है। और मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम या मोवर से हुई है, जिसका अर्थ होता है गति करना। आई थिंक ये अपन पहले पढ़ चुके हैं ना, तो कुछ ये वाला हिस्सा हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। हम कहाँ तक देख चुके थे, हम थॉमसन के अनुसार प्रेरक का वर्गीकरण हम कहाँ तक पढ़ चुके थे इससे पहले वाले सेशन में। देखो, इससे पहले वाले सेशन में हम यहाँ तक देख चुके थे, आक्रमणशीलता तक देख चुके थे। अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो थॉमसन के अनुसार प्रेरक का वर्गीकरण स्वाभाविक, यानी खेल है, सुझाव है, अनुकरण, सहानुभूति, प्रेम नहीं, ये सब स्वाभाविक कृत्रिम होते हैं। कृत्रिम प्रेरक में क्या था, प्रशंसा, पुरस्कार, दंड और सहयोग। गैरेट के अनुसार प्रेरक का वर्गीकरण क्या है, जैविक प्रेरक है, मनोवैज्ञानिक प्रेरक है, सामाजिक प्रेरक है। जैविक प्रेरक में भूख, प्यास, काम, नींद, मलमूत्र त्याग ये सब आ जाता है। मनोवैज्ञानिक प्रेरक में क्या था, सुख, दुख, प्रेम, भय, क्रोध, ये सब। सामाजिक प्रेरक में क्या था, आत्मगौरव, आत्म प्रतिष्ठा, सामूहिकता, संग्रह की प्रवृत्ति, रचनात्मकता, जिज्ञासा, ये सब आते हैं। अभिप्रेरणा के सिद्धांत में क्या क्या था, देखो अभिप्रेरणा के सिद्धांत में कुछ 11 सिद्धांत यहाँ की बने, और इसके अलावा कुछ 19 सिद्धांत पीछे की बने, ठीक है। तो बस फटाफट से इसको मुश्किल से 5 से 7 मिनट का समय लगेगा और इस पूरे सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, देखो यहाँ बताया गया है कुछ अभिप्रेरणा के सिद्धांत के बारे में। अभिप्रेरणा के सिद्धांत में मनुष्यलेषण सिद्धांत आ जाते हैं, जिसके प्रतिपादक फ्राइड माने जाते हैं। इनके अनुसार अचेतन मन मानव के व्यवहार का प्रमुख चालक होता है। अचेतन मन ही दमन की हुई इच्छाओं को पूज होता है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, और ये प्रतिपादक विलियम मैकडूगल माने जाते हैं। मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार की प्रमुख चालक होती है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रतिपादक इसको थॉर्नडाइक माने जाते हैं। मनुष्य का व्यवहार शरीर के द्वारा उद्दीपन के फलस्वरूप होने वाली प्रतिक्रिया। व्यवहार के अधिगम का सिद्धांत या चालक न्यूनता का सिद्धांत क्या है, इसके प्रतिपादक CL हल माने जाते हैं। और इसके अनुसार व्यक्ति का व्यवहार आवश्यकता की संतुष्टि पर निर्भर करता है। आत्मसिद्धि का व्यवहार क्या है, प्रतिपादक इसके मेट्रो आत्मगत अनुभूति पर बल दिया गया इसमें। अधिगम क्षेत्रीय सिद्धांत क्या है, यदि व्यक्ति का व्यवहार उन घटक द्वारा प्रभावित होता है जो उसके वातावरण के मध्य कार्य करते हैं। और प्रतिपादक इसको कूट लेविन ने स्थान विज्ञान की सहायता से इसकी व्याख्या की है। इसे वेक्टरकर्षण शक्ति सिद्धांत भी कहते हैं। प्रोत्साहन का सिद्धांत क्या है, प्रतिपादक इसके कॉफमैन माने जाते हैं। वोल्फ है, इसे प्रत्याशा व खिंचाव सिद्धांत भी कहा जाता है। किसको, प्रोत्साहन के सिद्धांत को, कॉफमैन के सिद्धांत को। यह धनात्मक व ऋणात्मक हो सकता है। और अभिप्रेरणा का शारीरिक सिल्वर क्या है, इसके प्रतिपादक विलियम जेम्स माने जाते हैं, कैशमैन माने जाते हैं, शेल्डर माने जाते हैं। और मुर्रे का द्वि आवश्यकता सिद्धांत क्या है, 1930 में आवश्यकता के 2 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से, देही का आवश्यकता, इसमें भोजन है, पानी सहित 12 आवश्यकता है और भी बताई गई।
ये मुर्रे का द्वि आवश्यकता सिद्धांत पढ़े, जिसमें एक तो मैंने देही का आवश्यकता जैसे दूसरा मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। इसमें संबंध, प्रेम है, उपलब्धि सहित 28 आवश्यकता शामिल है। विरोधी प्रतिक्रिया सिद्धांत क्या है? प्रतिपादक सोलेमैन व कॉर्बेट है, 1994 दिया गया। कुछ सुख देने वाले लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है, वह दुख देने वालों से दूर रहता है। अभिप्रेरणा का द्विघटक सिद्धांत कौन सा है? इसके प्रतिपादक फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग है। इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में दो घटक कार्मिक की संतुष्टि एवं असंतुष्टि को प्रभावित करते हैं। वहीं आरोग्य घटक क्या होते हैं? तो जो संगठन के वातावरण से संबंधित है, उसमें कंपनी की नीति, प्रशासन है, पर्यवेक्षण, वेतन है, स्थिति है, सुधार है, अंतर व्यक्ति संबंध व कार्य दर्शाते हैं। और ये निम्न स्तरीय आवश्यकता का प्रतीक है, वातावरण से भी संबंधित है। अभिप्रेरक क्या होते हैं? देखो, एक तो होता है आरोग्य घटक, दूसरा है अभिप्रेरक या कार्य घटक। कार्य घटक क्या होते हैं? ये कार्य संतुष्टि के वास्तविक कारक होते हैं। ये उच्च स्तरीय आवश्यकता को बताते हैं और इसमें उपलब्धि की मान्यता और कार्य में रुचि, उत्तरदायित्व व प्रगति शामिल है। विशेष में क्या बताया गया? मानव की द्वि आवश्यकता सिद्धांत के बारे में बताया गया कि हर्ट्जबर्ग ने 1966 में द्विघटक सिद्धांत का विस्तार करते हुए अपनी पुस्तक वर्क एंड द नेचर ऑफ द मैन में द्वि आवश्यकता सिद्धांत दिया। शारीरिक आवश्यकता आरोग्य घटक, मनुष्य व पशु में समान होते हैं, और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता अभिप्रेरक घटक से संबंधित है। अभिप्रेरण का एक स्वयं सिद्धांत क्या है? ये कुछ मैग्रेगर ने दिया है। मैग्रेगर ने पुस्तक द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज लिखी है। एक सिद्धांत क्या है? ये मानवीय व्यवहार को नकारात्मक अवधारणा से विश्लेषित करता है। इसके अनुसार व्यक्ति कमजोर, नकारा, आलसी, क्षमता विहीन, आकांक्षा विहीन और सृजनात्मकता विहीन, मूलतः आर्थिक मानव होता है और शारीरिक और सुरक्षा आवश्यकता तक सीमित होता है। और वाय सिद्धांत क्या है? महत्वाकांक्षी, परिश्रमी, स्वनिर्देशित, क्षमता युक्त, सृजनात्मक है, शारीरिक से लेकर आत्मसिद्धि तक का अभिप्रेरणा स्तर होता है और वह सकारात्मक सोच युक्त होता है। समन्वय से युक्त, गतिशीलता युक्त व आत्मनियंत्रण युक्त होता है। व्यक्ति आर्थिक व अनार्थिक मानव होता है ना। अब देखो, संशोधन इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है। मानव इसमें नेगेटिव मानव होता है, मतलब इंसान इसमें नेगेटिव है, और यहाँ पे इंसानों को यानी मनुष्यों को पॉजिटिव अप्रोच से दिखाया गया। अब संशोधित आवश्यकता सिद्धांत क्या होता है? प्रतिपादक के कुछ एल्डरफर है। क्लेटन एल्डरफर ने निम्न आवश्यकता बताई। कौन सी? अस्तित्वजन्य आवश्यकता, संबंधता परक आवश्यकता, अभिवृद्धि आवश्यकता। अब आगे देखेंगे प्रत्याशा सिद्धांत। प्रतिपादक कौन? इसके एच ब्रू में 1960 में दिया। यह व्यक्ति की अपेक्षा व प्रयासों के मध्य सहसंबंध बताता है। व्यक्ति की अपेक्षा और उसके प्रयास, इन दोनों के मध्य सहसंबंध बताता है। अभिप्रेरणात्मक बल बराबर शक्ति इंटू प्रत्याशा होता है। निष्पादन संतुष्टि सिद्धांत क्या है? ये इसके प्रतिपादक कुछ पोर्टर व लोलर है, और यह संतुष्टि और निष्पादन के संबंध की व्याख्या करता है। उपलब्धि अभिप्रेरक गुणारोपण सिद्धांत वाइनर के द्वारा दिया गया है, और अभिप्रेरणा का लक्ष्य निर्धारित सिद्धांत लोक व लोथम के द्वारा दिया गया है। आत्म या स्व निर्धारण का सिद्धांत रियान व डेसी के द्वारा दिया गया। अभिप्रेरण का आवश्यकता तनाव सिद्धांत फूट लेविन के द्वारा दिया गया। अभिप्रेरणा संघर्ष के प्रकार कितने हैं? फूट लेविन ने अभिप्रेरणा संघर्ष के 4 प्रकार बताए। उपागम संघर्ष, 2 सकारात्मक विचारों में, और परिहार 2 नकारात्मक विचार। उपागम मतलब दोनों को पाना चाह रहे हो, मान लो दोनों लड़के शादी करना चाह रहे हो। परिहार में दोनों से नहीं करना चाह रहे। उपागम परिहार में एक सकारात्मक एक नकारात्मक, एक से करना चाह रहे हो, दूसरे से नहीं करना चाह रहे हो। बहुउपागम में परिहार संघर्ष होता है, और बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों एक साथ पाए जाते हैं। अधिगम में अभिप्रेरणा का स्थान क्या है? तो बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने में सहायता, वो व्यवहार का पथ प्रदर्शित करती है, व्यवहार में शक्ति का संचार करती है। अभिप्रेरणा का महत्व है कि बच्चे का व्यवहार बदल जाएगा। ध्यान केंद्रित करने में जरूरी होती है, चरित्र का निर्माण करने में जरूरी होती है, रुचि और अनुशासन स्थापित करने में सहायक हो जाती है, सामाजिक व मानसिक गुणों का विकास करने में सहायक है, तीव्र गति से ज्ञान का अर्जन करने में सहायक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार प्रकृति में सहायक है, अधिक ज्ञान का अर्जन करने में सहायक है, क्रमिक रूप से अभिवृद्धि करने में उपयोगी। और अभिप्रेरणा की विधियां देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि अधिगम में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है। फटाफट से देख लेते हैं अभिप्रेरणा की विधियां या अभिप्रेरित करने के उपाय क्या क्या है। अभिप्रेरणा की विधियां कौन सी? रुचि उत्पन्न करना, सफलता है, प्रतिस्पर्धा है, सामूहिक कार्य, सहयोग है, नवीनता है, आवश्यकता या परिणाम का ज्ञान है, प्रशंसा, पुरस्कार व दंड का प्रयोग है, लक्ष्य आदर्श सामने रखना, मूल्यांकन है, दृश्य सर्विस साधन का उपयोग है, अध्यापक विद्यार्थी सकारात्मक संबंध है, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना है, खेल आधारित विधियों का कुछ प्रयोगत्व करना है, शिक्षण के सूत्र ज्ञात से ज्ञात, सरल से जटिल और करके सीखने पर बल है, आत्मानुशासन का विकास है और पुनर्वन का प्रयोग है। इससे क्या होता है? अभिप्रेरित करने की विधियां, इससे बच्चा अभिप्रेरित होता है इन सारे कारणों से। अब देखो विशेष तथ्य क्या है अभिप्रेरणा को लेकर? विशेष तथ्य बर्नार्ड, अभिप्रेरणा द्वारा उन विधियों का विकास जो व्यवहार के पहलुओं को प्रभावित करते हैं। उन विधियों का विकास होता है जो आपके व्यवहार को डायरेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। जॉनसन क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो मानव के व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाती है। विशेष है कि मेस्लो ने अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के 2 उपागम बताए, एक तो कठोर शिल्पोपागम, कोमल शिल्पोपागम। अभिप्रेरणा किसे उत्पन्न की जा सकती है? इसमें भय, दंड, नियंत्रण, अनुशासन द्वारा उद्दंड, छात्रों पर नियंत्रण स्थापित करना, और कोमल शिल्प उपागम में इसमें प्रशंसा, पुरस्कार, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग से छात्रों को प्रेरित करना। साइमंड द्वारा चालक या प्रणोद का वर्गीकरण, इसमें सामूहिकता है, अवधान केंद्रितता है, सुरक्षा है, प्रेम है, उत्सुकता है, ये सब आते। साइमंड ने चालक का वर्गीकरण किया था, तो उसमें ये सारे तत्व शामिल थे। अब देखो कैरोल द्वारा प्रणोदन का वर्गीकरण में क्या क्या आता है? संवेगात्मक सुरक्षा, ज्ञान प्राप्ति, समाज में स्थान प्राप्त करना, शारीरिक संतोष, ये सब कैरोल के प्रणोद यानी जो ये होता है ना अपने प्रोत्साहन, उसके वर्गीकरण में शामिल है। थ्रोप का वर्गीकरण कौन सा है प्रणोद का?
तो थोप के वर्गीकरण में शारीरिक क्रियाएं जीवन का उद्देश्य व कार्य है, कार्य में स्वतंत्रता है। और अभिप्रेरणा जन्मजात और अर्जित दोनों हो सकती है। मातृत्व प्रेरक एक जन्मजात प्रेरक है। वुडवर्थ ने मूल प्रवृत्तियों को अंशी की अभिप्रेरणा कहा है। उद्दीपक प्रोत्साहन दो प्रकार के हो सकते हैं, सकारात्मक यानी प्रशंसा पुरस्कार और नकारात्मक दुख और दंड आदि। मेल्टन ने अभिप्रेरणा सीखने की आवश्यक शर्त है। हिलगार्ड ने आवश्यकताओं से चालक की उत्पत्ति होती है और चालकों को प्रोत्साहन द्वारा संतुष्टि होती है। किमले वानी ने अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यवहार को उसकी शक्ति व लक्ष्य दोनों ही प्राप्त होते हैं। थॉमसन ने अभिप्रेरणा आरंभ से लेकर अंत तक मानव व्यवहार के प्रत्येक प्रतिकारों को प्रभावित करती है। मार्गन, किंग और विज्ज और स्कोपोलर। अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक प्रेरक व कर्षण बल से होता है जो खास लक्ष्यों की ओर व्यवहार को ले जाता है। काम प्रेरक को सबसे महत्वपूर्ण मानने वाले मनोविश्लेषणवादी। उपलब्धि प्रेरक में शिक्षक की भूमिका, महान लोगों के उदाहरण देना, उपयुक्त वातावरण। यथार्थवादी प्रेरक जीवन लक्ष्य की शिक्षा और प्रतिबद्धता एवं अध्ययन और अनुशासन पर बल देकर विकास कर सकता है। और ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन सीएल हल ने दिए। और इंस्ट्रिक्ट मोटिवेशन हार्लो अन्य ने दी है, बंदर पर प्रयोग किया इन्होंने। और जॉन पी डेस्को ने अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले 4 कारक बताए। एक तो है उत्तेजना, एक है प्रत्याशा, एक है प्रोत्साहन, एक है दंड। उत्तेजना में व्यक्ति की सजगता का स्तर, प्रत्याशा में एक विशेष परिणाम की आकांक्षा है और प्रोत्साहन है, और दंड में नकारात्मक अभिप्रेरणा जो अवांछित व्यवहार को रोकती। आगे देख लेते हैं कि आवश्यकता प्रणाली व आत्मसिद्धि पर सर्वाधिक बल दिया इसने अब्राहम लिस्को ने। और ल्यूबा द्वारा आवश्यकता का वर्गीकरण शारीरिक आवश्यकता, अर्जित आवश्यकता 2 भागों में करा है। एक तो भोजन आदि आ जाता है और अर्जित आवश्यकता में सामूहिक है, ध्यान, अनुमोदन आदि आते हैं। और कुछ मैक्लीलैंड तथा एटकिंसन। उपलब्धि अभिप्रेरणा उच्च स्तर की उपलब्धि व दूसरों के साथ स्पर्धा की भावना को व्यक्त करती है। चालक प्रणोद सदैव अर्जित होते। मन क्या है? प्रेरक, आंतरिक या ओजक और सुधारक होते हैं। और मन का कहना है। जैविक अभिप्रेरणा क्या कहती है? मतलब जैविक अभिप्रेरणा क्या कहता है? जैसे भूखे, प्यास, नींद, काम, मलमूत्र, इसको शरीर क्रियात्मक अभिप्रेरक भी कहते हैं। मनोसामाजिक अभिप्रेरणा में संबंध है, शक्ति प्रेरक है। और समस्थान, इसको हेमियोस्टेटिस भी कहते हैं, कुछ समवस्थान को। और WB केनन ने प्रयोग किया और ऐसा प्रक्रम या कार्य व्यवहार जो शरीर में आवश्यक संतुलन बनाए रखने में सहायक हो। अच्छा, उसके बाद यौन हार्मोन क्या है? एस्ट्रोस्टेरोन, जो एस्ट्रोजन स्त्री में और टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में। उपलब्धियों की आवश्यकता यानी उपलब्धियों की आवश्यकता को एनकेंट भी कहा जाता है और एनएक्ट भी कहा जाता है, एक्ट एसिड। उच्च उपलब्धि प्रेरक व्यक्ति ऐसे कार्यों को वरीयता देते हैं जो मध्यम कठिनाई स्तर पर चुनौती वाले होते हैं। आत्मसिद्धि व्यक्ति क्या होता है? आत्मसिद्ध जागरूक, समाज के प्रति अनुक्रियाशील, सृजनात्मक, स्वतः स्फूर्त, नवीनता व चुनौती से मुक्त होता है। वह हास्य भावना से परिपूर्ण व गहरे अंतर्व्यक्तिक संबंध बनाने की क्षमता उसमें होती है। डेसी ने अभिप्रेरणा चक्र में संज्ञान एक चौथे एस्पेक्ट को भी जोड़ दिया। बस फिनिश करते हैं। चौथा तत्व भी बताया। और अभिप्रेरित व्यवहार सक्रिय होता है, सक्रिय व सतत होता है। और कार्यान्वयन अभिप्रेरक रोबोट, हॉट्स और वातावरण की वस्तु व व्यक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना है ना। और अन्वेषण अभिप्रेरक हार्लो खोज करने में बल। तो इस तरीके से इस आज के सेशन में हमने चैप्टर नंबर 3 जो कि अभिप्रेरणा के नाम से गिवन है उसको फटाफट से थोरोली रिवाइज कर लिया। तो आई होप ये चैप्टर आपको मदद करेगा इस चैप्टर को और बेहतर तरीके से समझने में। अब फटाफट से हम मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 के साथ। ओके।